तभी हम लोगों को ये चीजें याद हो जाती हैं। तो डिकम्पोजिशन के स्टेप्स तक हम लोगों ने इसको सारा पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन किया था या नहीं किया था? कर लिया था मैम। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया था। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस की क्या हो सकती है? अगर वो लिग्निन और काइटिन उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस उसके अंदर ज्यादा होंगे, किसके अंदर, डेट्राइटस के अंदर, तो उसका डिकम्पोजिशन हायर हो जाएगा। जितना वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा उतना ही डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। लो टेम्परेचर और एनारोबिक ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन कराता है। अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन क्या होता है। अब फूड चेन और फूड वेब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है? अच्छा, कोई आप एक नॉर्मल सी मेरे को फूड चेन बताओ जो आप अपने आसपास में भी देख रहे होते हो। यस ऐसी कोई मैम। मैम अभी तक तो ज्यादातर एक ही चीज याद है मैम, ग्रास वाली। जैसे ग्रास में जो ग्रास होती है वो अपना खाना खुद बनाती है, फिर उसके बाद उसे बकरी खा जाती है, बकरी को शेर खा जाता है, या फिर और शेर को इंसान या फिर ऐसे समथिंग। शेर को इंसान खाता है? अरे मैम ऐसा है, मतलब जो मैम ऐसा कैटल हो गया तो इस तरीके से खा जाते हैं ना इंसान भी। अच्छा, हाँ मतलब आपने सही बताया। फूड चेन का मतलब ये होता है कि सपोज करो मेरा कोई प्लांट है, मैंने ग्रो कराया, उस प्लांट को आके किसी ने रैबिट ने खा लिया, है ना, या फिर किसी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी तो प्लांट्स खाते हैं, उन्होंने खाया। फिर उस इंसेक्ट्स को किसी फ्रॉग वगैरह ने खा लिया, किसी फ्रॉग को फिर स्नेक ने खाया, स्नेक को किसी डियर ने, डियर को किसी लायन ने। ऐसे मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा फूड था वो फूड किसके पास था, अभी मेरा फूड प्लांट ने बनाया, प्लांट ने फूड बनाया और प्लांट के अंदर एनर्जी थी। फिर प्लांट को किसी इंसेक्ट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो वो जो उसकी एनर्जी थी, प्रोड्यूसर्स के अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी उससे निकल के किसी दूसरे इंसेक्ट के अंदर चली गई। फिर उस इंसेक्ट को जिस एनिमल ने खाया वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली गई, फिर उसको जिसने खाया, मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है? यस मैम। इसी को बोलते हैं फूड चेन हम लोग। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर्स तक, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक एनर्जी का ट्रांसफर। टॉप कंज्यूमर में आएगा जो सबसे लास्ट मेरा बचेगा, सबसे लास्ट में जैसे कि हमारा लायन या टाइगर बचता है, ठीक है, वहां तक एनर्जी एक सीरीज में फ्लो हो रही है। दिस इज नॉन एज फूड चेन। लेकिन जब मैं क्या करूं, बहुत सारी फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट करा दूं, जैसे कि मेरे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को मेरे इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को मेरा डियर भी खा रहा है, प्रोड्यूसर्स को मेरा गोट भी खा रहा है, गोट को किसी लायन ने खा लिया, और किसी इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, इंसेक्ट्स को स्नेक खा रहा है, स्नेक को किसी, मतलब बहुत सारी फूड चेन्स को उठा के एक कनेक्शन बना दिया मैंने बीच में, उसको फूड वेब बोलेंगे। यस मैम। बोलेंगे ना फूड चेन में। मतलब पहला डिफरेंस तो मेरे पास ये आ गया यहाँ पे कि फूड चेन और फूड वेब होता क्या है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही पोजीशन दी जाएगी। जैसे कि मेरे पास था प्लांट, क्या था मेरे पास सबसे पहले, प्लांट, प्लांट को खाया किसी इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को कौन खाएगा, कोई स्नेक। फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग भी तो खा लेता है ना, फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया, लिख लिया ऐसे। अभी क्या कर दिया मैंने, मतलब इंसेक्ट का प्लेस ये है कि इंसेक्ट को मैंने सेकंड नंबर पे लिखा, लेकिन अगर मेरे प्लांट को ही डायरेक्टली कोई फ्रॉग खा ले आगे, या फिर इस इंसेक्ट को ही डायरेक्ट कौन खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, खा सकता है नहीं खा सकता है? यस मैम। खा। तो अगर मैं इसको एक सिंपलेस्ट वे में लिख रही हूँ कि प्लांट को इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो इसको मैं बोलूंगी कि एक फूड चेन है, कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही पोजीशन रखे। लेकिन अगर मैं क्या लिख रही हूँ कि इंसेक्ट, देखो स्नेक को मैं सबसे लास्ट में भी लिख रही हूँ, स्नेक को मैं सेकेंड नंबर पे लिख सकती हूँ, थर्ड नंबर पे भी लिख सकती हूँ स्नेक को, इसको मैं क्या बोलूंगी फिर, फूड वेब। फूड वेब। एक यस मैम। ऑर्गेनिज्म जब एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड कर सकता है, दिस इज नॉन एज फूड वेब।
फूड चेन जो होगी हमेशा स्ट्रेट होगी, और फूड वेब क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की जगह एक ब्रांचिंग दिखाएगी, एक कनेक्शन दिखाएगा। ठीक है, फूड चेन में मैं एनर्जी को कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे प्लांट को इंसेक्ट्स ने खाया तो 10% एनर्जी उनके अंदर गया, फिर इंसेक्ट ने खाया फिर उतनी एनर्जी उनके अंदर गया, मतलब एनर्जी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन जब हमारा ब्रांचिंग होने लग जाता है, ब्रांचिंग में एनर्जी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फूड चेन में कंपटीशन इज लिमिटेड टू मेंबर्स ऑफ सेम ट्रॉपिकल लेवल। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, वो तो होता ही रहता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो सकता है कि हमारा एक इंसेक्ट है, उसको खाने के लिए फ्रॉग भी दौड़ रहा है, स्नेक भी दौड़ रहा है, इन द केस ऑफ फूड वेब। लेकिन फूड चेन में सिर्फ हमने श्योर कर लिया कि इंसेक्ट को सिर्फ फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग ही खाएगा, तो कंपटीशन लिमिटेड है ना। फ्रॉग के लिए कंपटीशन है कि बहुत सारे फ्रॉग हैं, फ्रॉग में से कौन खाएगा, उसको किसी दूसरे स्पीसीज के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फूड वेब में किसी दूसरे स्पीसीज के साथ भी उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, इसलिए फूड वेब में कंपटीशन ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है मेरे पास फूड चेन दो टाइप की होती है, एक होती है मेरे पास ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है मेरे पास डेट्राइटस फूड चेन। अभी डेट्राइटस वर्ड तो हम लोगों को एकदम श्योरली क्लियर है, डेट्राइटस क्या होता है ना? यस मैम। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इस टाइप से। अब ग्रेजिंग फूड चेन, देखो नाम से पता चल रहा है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग करना। जो कैटल्स होते हैं क्या ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो घास फूस खाते हैं। तो हमेशा ग्रेजिंग फूड चेन ग्रासेस से स्टार्ट होगी। ग्रासेस को जो खा रहा होगा, मतलब मेरे जो ग्रास है यहाँ पे, ग्रास को मैं बोलूंगी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और रैबिट यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सेकंड सेकंड ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल, और लायन थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, गोट सेकंड, एंड मैन थर्ड। आएगा नहीं? तो हमेशा जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा ग्रेजिंग फूड चेन का वो ग्रास होगा, और डेट्राइटस का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा क्या, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होगा, डेड लीव्स होगी, मतलब कोई डेट्राइटस होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा हमेशा। याद रहेगा, उस डेड मैटर को वुड लॉस खा रहा है, फिर उसको ब्लैक बर्ड खा रहा है। ये हमारी फूड चेन आप लोगों को याद है, सिर्फ याद रखना है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी किसी टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन की, तो टेरेस्ट्रियल में तो ऑब्वियसली बात है, टेरेस्ट्रियल में तो मेरा ग्रास जो है वही होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। लेकिन अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करूं, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स की अमाउंट होते हैं बहुत ज्यादा होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। इसलिए देखो इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैम ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, आकृति बेटा ट्रॉपिक लेवल एक वो लेवल होता है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास का मैंने एक लेवल बता दिया कि जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी स्पीसीज की जो पोजीशन होती है फूड चेन में, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल, कि किस लेवल पे वो है। उसको खाने वाला उसके जो ऊपर लेवल वाला होगा उसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर उससे ऊपर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऐसे नीचे से ऊपर की साइड हमेशा लेवल्स हम डिनोट कराते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बोल रहे हैं कि जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है मेजर कंडक्ट है एनर्जी फ्लो के लिए, बिकॉज वहां पे जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो ग्रेजिंग फूड चेन से ही मिल रही है, बिकॉज एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटस सब्सटेंस बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए मेनली वहां पे जीएफसी पाई जाएगी। और अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब दोनों की दोनों आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं, कि जो मेरा डेट्राइटस का जो ऑर्गेनिज्म है हो सकता है वो ग्रेजिंग फूड चेन में भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि मेरा कॉकरोच हो गया, क्राउ हो गए, क्रो और कॉकरोच। कॉकरोच क्या करता है, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, किसी कोई डेड बॉडी है, कोई एनिमल की डेथ हुई है, कुछ भी होगी, तो क्रो आता है उसके ऊपर बैठता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर लेता है, उड़ जाता है।
करते हैं नहीं, Yes, ma'am. कॉकरोच की। तो कॉकरोच और क्रो डेट्राइटस में भी आ सकते हैं और ग्रेजिंग में भी आ सकते हैं। तो मतलब सिर्फ इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म डेट्राइटस के ग्रेजिंग फूड चेन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन से होंगे? हमेशा ओमनीवोर्स होंगे। व्हाट आर ओमनीवोर्स? जो मैम कार्निवोरस कार्निवोरस और हार्बिवोरस भी होते हैं। हम लोग क्या हैं? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। एग्जैक्टली। चलो फिर अभी डिफरेंस देखो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस में। यही डिफरेंस लिखोगे। हमेशा ग्रेजिंग फूड चेन किससे स्टार्ट होगी? ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी। ग्रीन प्लांट हम लोगों को पता है हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अटेन करता है। डेट्राइटस किससे स्टार्ट होगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर या कोई डिकम्पोजर से स्टार्ट होगी। सेप्रोफाइट्स एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। सनाया कोई डाउट? यस मैम। हाँ बताओ। मैम एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटिस मैटर कम क्यों होगा? उसमें भी तो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती होगी, तो उनके ऑर्गेनिक मैटर भी तो बचते होंगे। उनका ऑर्गेनिक मैटर इसलिए वहां पे बचता है क्योंकि और आप जब भी देखोगे ना डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाते उसको डिग्रेड करने के लिए। इसलिए वहां पे डेट्राइटस बहुत कम अमाउंट में पाया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट ये होता है हमारा वहां पे, बिकॉज डेट्राइटस फूड चेन के लिए हम लोग को सेप्रोफाइट्स की जरूरत होती है और सेप्रोफाइट्स हमारे एक्वेटिक बॉडीज में नहीं पाए जा सकते बिकॉज वो अपना फूड सिर्फ डेड से ही ले रहे होंगे। और अगर वहां पे डेड नहीं होगा तो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। जनरली अगर हम किसी एक्वेटिक की बात करेंगे तो एक्वेटिक के अंदर अगर हम डेट्राइटस फूड चेन देख रहे हैं तो वहां पे कैसे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं? जैसे कि हमारे कीमो और कीमो फोटोसिंथेटिक वाले आ सकते हैं, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरियाज इस टाइप के। यस मैम। सिंथेटिक वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे वहां पे आ सकते हैं। सेप्रोफाइट्स भी हो सकता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाए जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए डेट्राइटस फूड चेन के अंदर सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहिए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, मतलब उसको खा सके। तो जनरली कौन होता है? मेरे सेप्रोफाइट्स होता है और सेप्रोफाइट्स की अमाउंट सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है। डिकम्पोजर सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन कर देता है किसी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करा देता है। ये हमारे डिकम्पोजर्स का काम है। फिर ग्रेजिंग फूड चेन में मच लेस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। हाँ जी राधिका। मैम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट हाँ, को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड नॉन कार्बन वाले इनऑर्गेनिक। ओके ओके। अब ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन में हमारा जो एनर्जी का फ्लो होगा वो बहुत कम फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता है और यहाँ पे लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है डेट्राइटस के अंदर। एनर्जी फॉर फूड चेन यहाँ पे सन से आती है और डेट्राइटस के अंदर सारी की सारी एनर्जी किससे आती है? जो भी वो डेड मैटर है ना मेरे पास, उस डेड मैटर से एनर्जी आएगी पूरी। ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ डेट्राइटस वाले में। यस सना, समझाती हूँ राधिका। हाँ हाँ। मैम मेरा भी डाउट सेकेंड पॉइंट से ही था कि उसमें लिखा है कि उसमें लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो होगा, इसका मतलब कि उसमें 10% लॉ वैलिड नहीं होगा। डेट्राइटस के अंदर 10% वाला नहीं होता बिकॉज डेट्राइटस फूड चेन जो होती है ना, कंपैरेटिवली देखो हम आगे अभी सीखेंगे कि जो मेरी फूड चेन होती है वो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 ट्रॉपिक लेवल तक जा सकती है। 5 या 6 तक। और जो हमारी डेट्राइटस की फूड है वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि वो फूड कहाँ से ले रहे होते हैं? वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड को इनगल्फ करता है सेप्रोफाइट्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में। और उसी फूड को डायरेक्टली हमारा मैक्स अगर हम बात करें 3 ट्रॉपिक लेवल इसके अंदर होता है। अब 3 ट्रॉपिक लेवल के अंदर मेरा 100% एनर्जी जा रहा है। अब 100% में से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन मैक्स 5 से 6 ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा तो नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते उसका फ्रैक्शन बहुत कम रह जाता है। 10% वाला लिंडमैन्स लॉ हम पढ़ेंगे अभी। उसमें क्या होता है? हर एक ट्रॉपिक लेवल सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होती है। अब सिर्फ 10% हमारी एनर्जी आगे तक ट्रांसफर हो रही है तो जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे तो 10% तो सबसे एंड तक जाते जाते बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
यस मैम। कम अमाउंट में बच जाता है वो। तो सेम चीज यहीं पे बोला है, ग्रेजिंग फूड चेन में नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होता है जिसकी वजह से लेस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो पाता है, बट डेट्राइटिस के अंदर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल कम होते हैं, इसलिए वहां पे लार्ज फ्रैक्शन एनर्जी फ्लो होता है। ओके मैम। क्लियर राधिका? मैम उल्टा नहीं मैम हो गया कि मैम डेट्राइटिस फूड चेन में मैम कम होंगे ट्रॉपिक लेवल? कम ट्रॉपिक लेवल होंगे, कम ट्रॉपिक लेवल होगा। अभी आप देखो ना, मेरे पास 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, खाने वाले 3 लोग हैं, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ज्यादा फ्रैक्शन मिलेगा सबको। अभी मेरे पास 10 चॉकलेट है, खाने वाले 15 है, 15 टॉपिक लेवल है, 10 चॉकलेट है, तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा। हाँ ठीक है। सेम चीज यहाँ पे। तो ये तो हुआ हमारा ग्रेजिंग और डेट्राइटिस में डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स पे। देखो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, किसी अभी मैंने आप लोगों को बताया, आकृति ने डाउट पूछा था ट्रॉपिक लेवल में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक प्लेस रखे हुए है, उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है हमारे इकोसिस्टम में, उसको बोलेंगे हम आपका ट्रॉपिक लेवल। और कोई भी ट्रॉपिक लेवल के अंदर कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। बताया था ना, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप, ये आप लोगों को टर्म्स पहले लिखवा चुकी हूँ मैं, यस मैम। है ना, वही है। स्टैंडिंग क्रॉप का जो बायोमास है, उसको हम बायोमास को मेजर करते हैं या तो नंबर में बताया था या फिर उसका ड्राई वेट या फ्रेश वेट में मैंने आप लोगों को बताया था, और इसका एनपीपी जीपीपी ये सब आप लोगों को समझा चुकी थी। अब ट्रॉपिक लेवल आता है, जैसे कि मेरा सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमेशा मेरे प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स जो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड खुद से बनाते हैं, हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में याद रखना प्लांट्स ही आएंगे, और ये हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अटेन करेंगे। ये वाली फूड चेन मेरे को दी हुई है, आपका ये वाली देख लो, दिस वन इज टेरेस्ट्रियल एंड दिस वन इज एक्वेटिक। एक्वाटिक। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो कार्निवोर है बच्चा वो कौन सा ट्रॉपिक लेवल अटेन करता है, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल अटेन करता है, और कार्निवोर्स को ही हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। हर्बीवोर्स हमेशा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल अटेन करेंगे, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे देखो पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर ये, और सबसे लास्ट में आते हैं मेरे डीकम्पोजर्स। क्योंकि सपोज करो हमारा टॉप कार्निवोर ने, हमने मैनोलाइन लिया, अब मैनोलाइन की भी तो कभी ना कभी डेथ होगी, अब उसकी डेथ होगी तो उसको खाने के लिए कौन बच जाएगा, वही हमारे डेड ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेप्रोफाइट्स आएंगे उसको बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। तो सबसे टॉप पे हमारे डिकम्पोजर्स आते हैं, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर प्लेस पे हम किसको मान रहे हैं, टॉप कार्निवोर्स को मान रहे हैं, ये याद रहेगा। प्लांट्स, अब प्लांट्स में जैसे मेरा ग्रास हो गया, ट्री हो गया, और अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, जो वाटर के अंदर पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करने की इनके पास कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाएंगे, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगे, अगर मैं एक्वेटिक की बात करती हूँ। और अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करती हूँ तो मेरा ग्रास है, ग्रास को कोई क्राउ, ग्रास होपर वगैरह ने खाया, ग्रास होपर्स को किसी बर्ड ने खाया और बर्ड को किसी मैन ने, या बर्ड को भी और कौन खा सकता है, डियर वगैरह खा सकते हैं अगर बर्ड नहीं, पर ये नहीं बोलो हॉक, HAWK बोलते हैं ना, हॉक खा सकता है। अभी होप क्या होता है? हॉक क्या होता है, गूगल सर्च करके देखना, इमेज दिख जाएगी हॉक क्या होता है। ये बताओ यहां तक समझ में आया? यस मैम। मैम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हमारे प्राइम, उनको बोलते हैं हमेशा हर्बीवोर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो आता है। ओके मैम। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स और फिर टर्शियरी प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो टर्शियरी प्रोड्यूसर्स को कार्निवोर्स बोल देता है।
डन बच्चों? हो यहाँ तक बेटा हॉक एक टाइप की बड़ी साइज की बर्ड होती है जो छोटी छोटी बर्ड्स को खाती है। पूछ रहा था, तुम देख लीजिए गूगल पे। फिर आता है मेरा एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? अब हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पढ़ा है क्या मैंने आप लोगों को? अब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो प्लांट्स है सन से आने वाली लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं? बस 210 लोग तो 2 to 10% कर पाते हैं ना। 2 से 10% प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एग्जैक्टली अब वो जो 2 से 10% एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 50% वो होती है लाइट जो फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज PAR? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो सन से रेडिएशन आ रही है उन रेडिएशन में कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन होगी जिसको हम पार बोलेंगे। 400, ये PDF पे लिखना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नैनोमीटर थे, 700 नैनोमीटर लिख लेना। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो रेडिएशन होती है उसको बोलता है पार रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम इसको बोलते हैं। और हम लोगों को पता है द वन एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। और प्लांट्स उसका पूरी पार का जो 50% हमारा टोटल सोलर की रेडिएशन, उसमें से 50% हमारा पार है, उसमें से भी सिर्फ 2 से 10% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं। एब्जॉर्ब सनलाइट को ट्रैप करने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का होता है। एंड इसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करके इतना पूरे वर्ल्ड के लिए फूड प्रोवाइड कराता है, पूरे वर्ल्ड के लिए बायोमास प्रोड्यूस कराता है। और सन से आने वाली लाइट हमेशा क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जो सन से हमेशा प्रोड्यूसर्स में जाएगा, प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और फिर टॉप कार्निवोर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है हमारा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। सन से लाइट आई, उसको हमारे प्लांट्स ने कैप्चर कर लिया और वहां पे फूड बना दिया। उसको किसी हर्बीवोर ने खाया, फिर हर्बीवोर से हमारा कि हर्बीवोर को किसी इंसेक्ट से सॉरी किसी बर्ड्स ने खाया, फिर बर्ड्स को किसी हॉक ने, लार्ज साइज बर्ड, ईगल लेना दिख रही है ना यहाँ पे ये। यस मैम। तो ये था हमारा एनर्जी फ्लो आपका। आगे बढ़ो। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक ही इकोसिस्टम में, वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इन द फॉर्म ऑफ फूड which is degraded and the lose major part of food as heat during metabolic activities, only a small fraction becomes stored as biomass। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे समझो, प्लांट लिया, प्लांट को किसने खाया? अर्थवर्म खा सकता है प्लांट को, किसी गोट ने खाया, चलो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, हमारे एक प्लांट को किसी गोट ने खाया। अब गोट ने जितना भी फूड लिया, मतलब जितनी भी एनर्जी ली प्लांट से, उस एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेगी, नहीं करेगी? वो करेगी। Yes, sir. और कुछ पार्ट मतलब एनर्जी की फॉर्म में लॉस भी करेगी, एक्टिविटीज जो भी करे उन सब में। फिर उस गोट को किसी लायन ने खा लिया, तो अब जितना प्लांट्स से उसने लिया था एनर्जी, उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे वो लायन को ट्रांसफर कर पाएगी। सपोज उसने 100% लिया, 100% में से 90% वो खुद से यूज कर लेगी, लायन के अंदर सिर्फ कितना जाएगा? 10% जाएगा। मेजरली पार्ट जो होता है वो आपका लॉस्ट हो जाता है, कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है जो आपको बायोमास की फॉर्म में, मतलब अपनी बॉडी को बिल्डअप कराने के लिए, बिकॉज हमारा जो लायन है वो खाएगा तो एग्जैक्टली गोट को ही ना। अब गोट जितनी ज्यादा मोटी होगी उतनी ज्यादा उसका बायोमास होगा। अब जितनी ज्यादा वो एक्टिविटीज करके एनर्जी को लूज करे जा रही है, तो वो तो उसका बायोमास नहीं बन पाएगा। बायोमास क्या बनेगा? जितना वो अपनी बॉडी को बिल्डअप करेगी, जितना अपने अंदर बायोमास की इकट्ठा करेगी, इतना मोटी होगी वो, तो लायन के अंदर उतना ही ज्यादा फूड जाएगा हमारा। तो ये किसके ऊपर होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जैसे कि को लॉ पढ़ते हैं ना हम लोग उसमें फिजिक्स में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पढ़ता है ना ये? एनर्जी को हम ना बना सकते
और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सही, हमारा इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इकोसिस्टम नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमारे इकोसिस्टम में हमें क्या चाहिए? एनर्जी कॉन्स्टेंटली सप्लाई होती रहे, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट। यस मोनिका, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि हाँ, जो हमारी एनर्जी है उस एनर्जी का कॉन्स्टेंटली हमारा फ्लो चलता रहना चाहिए, बिना उसके अंदर कोई डिसबैलेंस आए। इतना समझ लो, बिना डिसबैलेंस आए वो कॉन्स्टेंटली चलता रहना चाहिए। और ग्रीन प्लांट जो होता है हमारे इकोसिस्टम में, वही बोल रहा है कि वही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब लाइट एनर्जी आ रही होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में तो बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस ने हायर प्लांट्स में बढ़ा था लाइट रिएक्शन में, NADH NADPH FADPH बना रहे थे हम लोग यस मैम। ना। प्लीज रिपीट बायोमास। मोनिका देखो, आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट को आपकी गोट ने खाया। अब ये जितना वो प्लांट ने खाया, जितना गोट ने उस प्लांट को खाया, वो पूरा का पूरा प्लांट जितना उसने खाया था, सारा का सारा तो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रख पाएगी ना। कुछ तो उसका वेस्ट मटेरियल की तरह भी रिलीज हो जाएगा, और कुछ पार्ट को वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर लेगी। फिर एक्टिविटीज में यूज करने के बाद, वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के बाद, जो छोटा सा पार्ट बचेगा ना, वो उसकी बॉडी के अंदर एज अ बायोमास रह जाएगा, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा हमारा। इसको बोलता है बायोमास। खुद के अंदर खुद का वेट जो वो बढ़ा रही है, ये चीज। ठीक है, फिर वही लिखा हुआ है, जो एनिमल्स हमारे फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे होते हैं, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खाएंगे वो टर्शियरी। ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, मतलब सारे हर्बीवोर्स आएंगे। सेकेंडरी में मेरे कार्निवोर्स आएंगे, और टर्शियरी में मेरे टॉप कार्निवोर्स आएंगे। ठीक है, अब आता है मेरा लिंडमैन्स 10% लो। 10% लो मेरे को ये बताता है कि हर एक स्टेप पे, जब मैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जा रही हूँ, सेकेंड से थर्ड में जा रही हूँ, तो हर एक स्टेप पे मेरी 10% की एनर्जी लॉस हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, चलो अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो जरा एक बार, आज आप लोगों की मैथ्स चेक करता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे था मेरे पास 1000, 10,000 हो गया, 1000 किलो कैलोरी। हाँ अब जी मैम। इसमें मेरे को जरा ये बता दो बच्चों, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल तक ये एनर्जी कितनी रह जाएगी अकॉर्डिंग टू द 10% लो? सिर्फ नेक्स्ट आपको ट्रॉपिक लेवल में 10% ही ट्रांसफर करना है। तो पहले 1000 का 10% निकालो, वो सेकेंड में जाएगा, फिर जो बच जाएगा उसका 10% फिर थर्ड में जाएगा, फिर जो बच जाएगा उसका 10% फिर नेक्स्ट में जाएगा। निकालो जल्दी। 0.0। मैम 0.01। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर हम ज्यादा, इसीलिए हम किसी फूड चेन के अंदर ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको दे देंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इतना एनर्जी लेवल है, फोर्थ पे बताओ कितनी एनर्जी होगी, कितना बायोमास होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ आपको लिंडमैन्स का 10% लो याद रखना है। फूड जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी, 1000 के सिर्फ 10% हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जितना आया था उसका 10% नेक्स्ट में जाएगा। लिंडमैन ने दिया था 1942 में, लो दिया था। सिंपल। कोई डाउट? समीता, हर्ष, सनाया, कीर्ति, रवनीत, राधिका? नो मैम। नो मैम। चलो, अब आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर। पिरामिड का मतलब क्या होता है? एक रिलेशनशिप बताना।
एक फ्लो चार्ट बना के ये दिखा देना कि किस इकोसिस्टम के अंदर कितने ट्रॉपिक लेवल है और उन ट्रॉपिक लेवल का अमाउंट कैसा है। अगर मैं बात कर रही हूँ कोई भी, मैंने सपोज करो ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लिया या ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो। मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लिया और मेरे को कोई पूछ रहा है कि आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एक कंक्लूजन बना के दे दो, मुझे छोटा सा कंक्लूजन बना के दे दो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कितने प्रोड्यूसर्स है, कितने प्राइमरी कंज्यूमर है, कितने सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब नंबर में बताओ। अगर आपको, तो आप वहां पे बनाओगे पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का पिरामिड बताओगे। अगर आपसे पूछे कि बायोमास का आप पिरामिड बताओ, तो आप वहां पे बताओगे कि प्रोड्यूसर्स के पास कितना बायोमास है, प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर में कितना बायोमास जा रहा है, उससे नेक्स्ट में कितना बायोमास जा रहा है, उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। और अगर मैं एनर्जी की बात करूंगी, कोई मुझसे एनर्जी पूछ ले कि एक्वेटिक में और ये टेरेस्ट्रियल में इनमें से एनर्जी कितनी कितनी ट्रांसफर, हमको पता है सिर्फ 10% होती है, तो ये तो हमेशा मेरा कैसा होगा, अपराइट होगा। देखो अपराइट और इन्वर्टेड दो टाइप के मेरे होता है। अगर मैं नंबर की बात करूंगी, नंबर से मेरे को पता चल रहा है कि कितने ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि मेरे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये हमेशा नीचे की साइड लिखा जाता है प्रोड्यूसर्स, या फिर प्रोड्यूसर्स ना लिख के फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल लिख लो। जो बेस होगा हमेशा किसी भी पिरामिड का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा। मेरे पास प्लांट्स का नंबर हमेशा ज्यादा होता है, फिर उन प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर है इतना, फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर है इतना, फिर थर्ड वालों का नंबर है इतना। बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पिरामिड बना दिया। अब ये पिरामिड कैसे है? अब ये जो फोर्थ वाला ऊपर प्राइम 3 तो हो गए लेवल ट्रॉपिक के, जो फोर्थ लेवल है वो साइज में तो छोटा लंबा दिखा रखा है और चौड़ाई पतली, ऐसा क्यों? नहीं, वो साइज में ऐसे ही दिखा रखा है, चौड़ाई लंबाई से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अपराइट देखना है आपको कि नीचे सबसे ज्यादा, फिर ऊपर कम, फिर ऊपर कम, जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिकॉज आप देखोगे टर्शरी कंज्यूमर्स में जैसे हमारे लायंस वगैरह होता है तो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हम लोगों को, यस Yes, मैम। ma'am. तो इसलिए इनका हमने सबसे स्मॉल बनाया। इसका लेंथ पे मत जाना, लेंथ मत देखना, लेंथ आप में कंफ्यूज हो सकते हो, सिर्फ सिंपली बना लेना, इसको सिंपली भी बनाओगे तब भी चलेगा ऐसे। कम होता जा रहा है ना, दिस इज नोन एज अपराइट पिरामिड। तो नंबर में याद रखना, जितना भी हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अपराइट पिरामिड होता है। कौन से वाला पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। और अगर मैं इसको बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो एक्वेटिक में क्या होगा बच्चों, एक्वेटिक का क्या होगा, इन्वर्टेड। वैसे Inverted. इन्वर्टेड मैम होना चाहिए। अपराइट ही होगा अगर आप अपराइट ही नंबर होगा, में बात कर रहे हो। अपराइट ही होगा वहां पे। इसमें अगर इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर वही हुए। नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई, इट इज इन्वर्टेड व्हेन यू काउंट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री। इसका मतलब कौन समझाएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। यस राधिका बताओ। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो ये पिरामिड है इन द केस ऑफ ग्रासलैंड तो अपराइट है, बट इन द केस ऑफ इंसेक्ट ये डाउनवर्ड हो जाएगा, नहीं नीचे की तरफ हो जाएगा, कि इसमें जो इंसेक्ट्स हो गए वो कम खा रहे हो, बिग ट्री को एक तरह से फीड कम कर रहे हो, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हो। सनाया आप बताओ। मैम इसमें ये इन्वर्टेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस बार इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होगी, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और एक बिग ट्री है तो वो सिंगल ट्री होगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कम होंगे। कुछ कुछ हम बोल सकते हैं। देखो इन्वर्टेड हमारा कब होगा, इन्वर्टेड हमारा तब होगा जब हमारे ट्री को कौन खा रहे हैं, ट्री को हमारे कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा रहे हैं, है ना। अब इंसेक्ट्स खा रहे हैं, अब उन इंसेक्ट्स को कौन खाना होता है, हमारा बर्ड्स खा रही होती है खा गए मैम। इंसेक्ट्स को, हमारा कोई बर्ड्स वगैरह जनरली, तो उस केस में हमारा ही इन्वर्टेड हो जाता है। और एक केस में हमारा स्पाइंडल शेप का भी हो जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर। स्पाइंडल शेप समझते हो, नो मैम।
ये देखना, दिस इज नॉन एज स्पाइंडल शेप। इन्वर्टेड अगर मैं बनाऊं, इन्वर्टेड कैसे बनाओगे? ये इन्वर्टेड हो गया ना? यस मैम। यस मैम। अब ये स्पाइंडल किसका होता है? सपोज करो मेरे पास एक ट्री है, ठीक है? ट्री को कौन खा रहा है? ट्री को कोई हर्बीवोर खा रहा है। और उस हर्बीवोर को आगे डायरेक्टली कौन खा ले? HAW, ठीक, ये तब ये मेरा बन जाएगा स्पाइंडल शेप का। ये भी याद रखना है, अगर ट्री को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, कंज्यूमर्स, इंसेक्ट्स कंज्यूमर्स होते हैं क्या? आर इंसेक्ट्स Yes, ma'am. कंज्यूमर्स? यस मैम, Yes, कंज्यूमर ma'am. कर रहे हैं। यस मैम। इंसेक्ट्स को कंज्यूमर्स, बेटा इंसेक्ट्स तो हमारे, उसको भी डेट्राइटस में भी तो कंसीडर कर सकते हैं हम उनको। यस मैम। मतलब देखो मैम प्राइमरी कंज्यूमर में, देखो प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आता है सिर्फ, जो सिर्फ वो, क्या इंसेक्ट सिर्फ वो सिर्फ हमारे प्लांट्स को ही खाता है? नो मैम, वो तो हर चीज खा जाते हैं। वो तो हर चीज खा सकते हैं। इसीलिए आपको ये याद रखना है, अगर हमारा किसी प्राइमरी प्रोड्यूसर को कोई इंसेक्ट खा रहा होगा, किसी प्लांट को कोई इंसेक्ट खा रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा, बिकॉज इंसेक्ट्स का नंबर कम होगा। इंसेक्ट्स का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? मैम दोबारा बताना, बात समझ में नहीं आई। एक ट्री को इंसेक्ट्स खा रहे हैं, तो इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा होगा कम होगा? मैम ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा, तो तभी तो इन्वर्टेड बनेगा मेरा पिरामिड। तो याद रखना है, 3 केसेस याद रख लो बस। ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूंगी तो अपराइट होगा, और अगर मैं किसी हॉक हर्बीवोर ट्री की बात करूंगी तो स्पाइंडल होगा, और अगर इंसेक्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया, मतलब ट्री को इंसेक्ट खा रहे हैं, तो वो मेरा इन्वर्टेड बन जाएगा। बस 3 केसेस सॉर्टेड। मैम इस स्पाइंडल वाले केस में आपने सबसे ऊपर क्या लिखा? हॉक HAWK, जो अभी आपने गूगल सर्च किया था। ओके मैम। ठीक है, फिर आता है मेरे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास, कितना बायोमास ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कितना बायोमास है मेरे पास एग्जैक्टली इकोसिस्टम में। तो ये 2 ही होते हैं, अपराइट होता है और इन्वर्टेड होता है। अपराइट हमेशा ग्रासलैंड में होता है, इन्वर्टेड हमेशा पॉन्ड इकोसिस्टम में होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्यों इन्वर्टेड होता है? इसलिए बिकॉज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन आते हैं मेरे? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो, और फाइटो से ज्यादा होते हैं मेरे पास ज़ूप्लैंक्टन। इसलिए हमारे पास ये हम। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे फाइटो का अमाउंट बहुत कम है और जू का ज्यादा है, तो फिर फाइटो तो एक टाइम पे आके ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फिनिश हो जाए, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए। आ सकता है फिर क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते फिर ये? बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन का मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। एक फाइटोप्लैंक्टन को जब तक हमारा जू प्लैंक्टन खाता है ना, तब तक वो फाइटोप्लैंक्टन अपने आप की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन की कंपैरिजन में जू प्लैंक्टन फिर भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो याद रखना, पॉन्ड इकोसिस्टम में आपका इन्वर्टेड होगा कौन? फाइटो वाला। एंड दिस इज द बायोमास, ये बायोमास का है। अगर हम इसको नंबर वाला कर देना, तो नंबर वाला करने में कैसा हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा हमारा। यस मैम, नंबर तो अपराइट हो जाए, बायोमास की बात कर रहे हैं। फाइटो से बहुत कम बायोमास जा रहा है प्लैंक्टन्स के अंदर। फाइटो के पास अगर मेरे पास 4 माना जाता है ड्राई वेट n का, तो हमारा जो प्लैंक्टन्स के पास, इनके पास जा रहा है 21। याद हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास 2 का याद रखना है। हो जाएगा मैम। मैम ये जू प्लैंक्टन वाला नहीं समझ आया मैम। देखो यहाँ पे हम बायोमास की बात कर रहे हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन तो पता ना अच्छा आकृति क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन और Yes, ma'am. जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मेरे वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो उसके अंदर वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं।
और इनका क्या होता है, इन्हीं को खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो इनको खाते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर मेरे पास कम होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर कम होता है, ज़ूप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा होता है मेरे पास। अब ये क्या करते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स हमारे फाइटोप्लैंक्टन से बायोमास ले रहे होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। अब मल्टीप्लिकेशन रेट ज्यादा होने की वजह से ज़ूप्लैंक्टन्स को के पास ज्यादा बायोमास जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, इसीलिए ये हमें अपराइट हो जाता है। बायोमास ज्यादा ट्रांसफर करते हैं ये, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स का मल्टीप्लिकेशन रेट हाई होता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? मैम फिर इक्वेटिक में हमेशा जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा? एक्वेटिक में अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो इन्वर्टेड होगा, नंबर की बात करेंगे तो आपका अपराइट होगा। ओके मैम। स्पाइंडल शेप में केस था बस एक, कि अगर मेरे ट्रीज को कोई हर्बीवोर खा रहा है और हर्बीवोर को कोई होक, कोई हाँ होक ही लिख लो, टाइप से कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसको स्पाइंडल शेप वाला बोलेंगे। मतलब सिर्फ 3 ही ट्रॉपिक लेवल होंगे इसमें ऐसे। अगर मैं सपोज एग्जांपल ले लूं, मेरा ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहे हैं, तो ये तो अपराइट बन जाएगा ना। ग्रास, ग्रास को ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, अपराइट होगा ना। यस मैम। अच्छा, बाकी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी ना यहाँ से, तब और ज्यादा आप लोगों को क्लियर होंगे। हाँ जी मैम, ये इन्वर्टेड में भी तो ट्रीज, हर्बीवोरस और पैरासाइट्स होते हैं, तो उसमें भी तो 3 ही है। उसमें भी इन्वर्टेड होता है एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे जो हमारा इन्वर्टेड है, पैरासाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसमें स्पिंडल क्यों बनाते हैं, ये भी तो 3 ये ही है। स्पिंडल इसलिए माना जाता है बिकॉज हम यहाँ पे जो ट्री को कंसीडर कर रहे हैं ना, वो एक ट्री के लिए बात करते हैं कि एक बड़े साइज का ट्री है, एक ट्री की बात कर रहे हैं। पैरासाइट्स वाले केस में भी यार राइट, वहां पे भी एक ही ट्री की बात होती है। एक ट्री है, उसको कोई हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर को कोई बर्ड, और बर्ड को कोई अगर पैरासाइट खा रहा है, तो उस केस में वो मेरा इन्वर्टेड बन जाता है। ठीक है, चलो अब पिरामिड ऑफ एनर्जी पे आ जाओ। अब एनर्जी फ्लो वाला विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलवेज अपराइट रहेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलवेज अपराइट रहेगा, बिकॉज 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, हमेशा एनर्जी लॉस्ट होगी, तो नीचे से ऊपर की साइड जाते जाते हमारा जो पिरामिड है वो छोटा साइज होता चला जाएगा, एंड इट मींस हमारा Yes. अपराइट हो जाएगा। क्लियर है ये? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो, तो तीनों के तीनों याद होगा, एक बार जरा रिवीजन कराना सभी का, सारे इनका यस। बता दो जल्दी से सबको। पहले तो आपने इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर बताया, नंबर में हमने इसके अंदर ट्रॉपिक लेवल ग्रासलैंड के अंदर पढ़ा। जो ग्रासलैंड का पिरामिड वाला सिस्टम होता है वो अपराइट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से। और अगर हम इंसेक्ट की बात करें एक बिग ट्री के लिए, वो इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि ज्यादा इंसेक्ट होंगे एक ट्री पर तो वो इससे डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर इन केस ऑफ ट्री के अंदर बात करें जहाँ पे हर्बीवोर उसको ईट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो नंबर के बेसिस पर पिरामिड बनेगा वो स्पिंडल शेप बनेगा। और फिर उसके बाद बायोमास के ऊपर बेसिस पर बताया था आपने, बायोमास के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो ग्रासलैंड का तो अपराइट बनेगा, और जो पॉन्ड इकोसिस्टम होगा उसका इन्वर्टेड बनेगा। और उसके बाद फिर मैम आपने एनर्जी का बताया, जो एनर्जी का हमेशा ही अपराइट रहता है। वेरी गुड। अब होते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है, तो इनको प्लीज इग्नोर मत करना। अब जरा देखो क्या क्या लिमिटेशन दिया हुआ है। इट नेवर टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी इन्होंने नहीं लिए। इसका मतलब कौन समझाएगा? इसका मतलब कौन समझाएगा? सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स किसी भी 2 ट्रॉपिक लेवल पे नहीं देखने के लिए मिले। जैसे एक फ्रॉग है, छोटा फ्रॉग है साइज सपोज करो, उसको मैंने प्राइमरी कंज्यूमर मान लिया और छोटे फ्रॉग को बड़ा फ्रॉग खा रहा है,
लिया ऐसा? छोटे स्नेक को बड़ा स्नेक खा रहा है, नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये वाला केस बोल रहा है कि इन्होंने कभी इस चीज को नहीं लिया, ये लिमिटेशंस है। इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन, इन्होंने एक सिंपल फूड चेन को एज्यूम किया है कि मेरे प्लांट को एक ग्रास ओपर खाएगा, ग्रास ओपर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको, लेकिन अगर हम नेचुरली अपने आसपास के एरिया में देखें तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। प्लांट को जिसका मन करता है वो आके खा लेता है, कभी एग्जिस्ट नहीं करती ना एक सिंपल फूड चेन। इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, फूड वेब भी हमारी एकोमोडेट नहीं करती एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इस चीज में कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन इसमें बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाया, बट नेचुरली हम लोगों को इतना ज्यादा सिंपल नहीं देखने के लिए मिलता ये। इन स्पाइट ऑफ द वाइटल रोल प्लेड बाय डिकम्पोजर्स, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल होता है उस पे मेरे लायन और मैन आता है, लेकिन आने कौन चाहिए थे? डिकम्पोजर्स, बिकॉज लायन और मैन की जब डेथ होगी उनको भी तो डिकम्पोजर्स खाएंगे ना। एंड में तो बायोमास डिकम्पोजर्स तक जा रहा है, इन्होंने डिकम्पोजर्स को कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं दिया। ये 3 लिमिटेशंस याद रखने हैं आप लोगों को। पहला लिमिटेशन, एक ही स्पीसीज को 2 या 2 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे नहीं कंसीडर किया गया। सिंपल फूड चेन इन्होंने बोला जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्होंने डिकम्पोजर से सेप्रोफाइट जो उनको कोई भी ट्रॉपिक लेवल या कोई भी पोजीशन नहीं दिया। मैम हाँ जी, मैम जब हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा तो बुक के अंदर लीचिंग पहले दे रखा है और कैटाबोलिज्म बाद में दे रखा है, तो ये भी तो उसकी एक्सेप्शन हुई। नहीं एक्सेप्शन कैसे हुआ? मैम लीचिंग पहले दे रखा है, लीचिंग तो पहले होता ही नहीं है। बेटा पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होता है फिर केमिकल ब्रेकडाउन होता है, ऐसे याद रखो, उन्होंने स्टेप्स आगे पीछे दे रखे हैं बस। नेचुरली देखिए पहले फिजिकल होता है फिर केमिकल होता है, फिर उसके बाद लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, राइट। ऐसे होता है। चलो अब आते हैं हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी प्रेडिक्टेबल होने वाला चेंज, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में होने वाला चेंज। तो इकोलॉजिकल मतलब हमारे आसपास के एरियाज में, हमारे एनवायरमेंट में होने वाला सक्सेशन। सक्सेशन मतलब सिक्वेंशियल, ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन इन एन एरिया और कॉल्ड सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है? मेनली फोकस ऑन चेंज इन वेजिटेशन दैट इन टर्न अफेक्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब सपोज करो कोई मेरा एरिया है, उस एरिया के अंदर अब तक क्या था? एकदम बेयर रॉक्स थी, कुछ नहीं था, पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अचानक से वहां पे क्या हुआ? पहले छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर बड़े साइज के हुए, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, ऐसे एक अराउंड आप देखोगे 60 70 80 साल बाद बड़े बड़े ट्रीज फॉरेस्ट बन चुके हैं। मतलब आज के टाइम पे हम लोगों को जो फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, हमसे अराउंड 100 साल पहले या उससे भी बहुत साल पहले वो क्या होगी? एकदम बेयर रॉक्स पड़े होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो ये सक्सेशन है किसी भी स्पीसीज का, मतलब जनरली प्लांट्स के केसेस में बात किया जाता है कि धीरे धीरे सिक्वेंशियल वे में जो चेंजेस आते हैं उनकी वेजिटेशंस में, उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है। सबसे पहली, सीरी क्या होता है? सीरी का मतलब होता है द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया। एक एरिया के अंदर जिस सीरीज में चेंजेस चल रहे हैं ना, उस सीरीज को हम सीरी बोलते हैं। जिस सीक्वेंस में चेंजेस चल रहा है कि सबसे पहले स्मॉल साइज के प्लांट्स आए, स्मॉल से लार्ज से, मतलब पहले आपकी हर्ब श्रब्स आए, फिर श्रब्स आए, फिर ट्री, छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर प्लांट से ट्रीज आए, इस टाइप से जो सीक्वेंस बनेगा। जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन में देखा था ना, क्लियर वर्टिकल लाइन बना रहे थे हम लोग, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस। तो उस अगर हम उसको सीक्वेंस में बात करेंगे तो उसको सीरी बोलेंगे। फिर आता है, एक आता है, 2 टाइप की कम्युनिटी होती है मेरे पास, सीरल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सीरल कम्युनिटी क्या होता है? जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है? द कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ मिलके जो हो रही है, एनवायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हो रही है, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। और जो इंडिविजुअली चल रहा है कहीं पे कुछ सिक्वेंशियल चेंजेस, उसको सीरल कम्युनिटी। सीरल कम्युनिटी इंडिविजुअली होने वाली चेंजेस, इंडिविजुअली चलने वाले चेंजेस सीरल कम्युनिटी। वो चेंजेस जो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए जो चल रहे हैं, दीज आर नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पाइनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो किसी बेयर, बेयर मतलब होता है बंजर जमीन के ऊपर जो आने लग रही है स्पीसीज, वो स्पीसीज
हाँ एग्जैक्टली, बेयर रॉक्स पे सबसे पहले लाइकन आता है, क्योंकि लाइकन क्या करता है, अपने अंदर से कोई केमिकल सिक्रीट करता है, एसिड सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से, जिसकी वजह से जो रॉक्स है ना वो डिकम्पोज होने लग जाती है। डिकम्पोज मतलब वो मिनरलाइजेशन उनका होने लग जाता है और सॉयल बन जाएगी, और सॉयल बनते ही तो हमारे प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे वहां पे। ये होता है। मैम हाँ जी। मैम सीरियल कम्युनिकेटिव को हम इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते। नहीं, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, बिकॉज वो इंडिविजुअली चल रही होती है। changes that occur in successive serial stages to reach एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए, हाईएस्ट कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए? किसी भी उसकी डाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस आने चाहिए, उसका टोटल बायोमास के अंदर चेंज आना चाहिए, उसकी नंबर ऑफ स्पीसीज और उसकी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना चाहिए। कीर्ति, राधिका, एनी डाउट? यस यस मैम। मैम। बोलो। मैम मुझे ना सीरियल और क्लाइमेक्स कमेटी क्लियर नहीं हुआ मैम, थोड़ा एग्जांपल देके समझा दीजिए। सीरियल कम्युनिटी का एग्जाम्पल, राधिका कोई एग्जाम्पल बताओगे सीरियल कम्युनिटी का? मैम नॉर्मली अगर हम अपने घर देखो, के अंदर बात करें, अच्छा हाँ बताओ बताओ। हम घर के अंदर हम कह सकते हैं एक तरह से। देखो, आपके घर में कोई 1 या 2 महीने का बच्चा है, जिसके यस मतलब सपोज करो 1-2 महीने का, 1 साल का जो बच्चा है, उसको मैं बोल रही हूँ सीरियल कम्युनिटी है। उसके आसपास के एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस चल रहे हैं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, वो मेरी सीरियल कम्युनिटी। अभी कीर्ति आप बड़े हो चुके हो, 12th कर रहे हो, आप क्या बन चुके हो, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। एक आपके घर में कुछ सब सैड होंगे, खुश होंगे, तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पढ़ेगा मैम। पड़ेगा ना। तो आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और आपके घर में जो छोटा बच्चा है, जिसको आसपास के एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने काम करते रहेगा, उसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। और जब कोई न्यू बॉर्न बेबी, अब तक उसका बर्थ ही नहीं हुआ है, अभी वो फीटस स्टेज में है, उसको हम क्या बोलेंगे? पाइनियर कम्युनिटी। ओके मैम। पाइनियर और क्लाइमेक्स के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। यस राधिका। मैम ये जो अभी पायनियर स्पीसीज बताई आपने, इसमें मैम जो एक ऐसी स्पीसीज जो किसी बेयर एरिया को अच्छे से करती हो, ग्रीन बनाती हो पाइनियर बेयर। स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो बेयर एरिया पे भी ग्रो कर सकती है, और पाइनियर स्पीसीज इस केस में लाइकन को हम मानते हैं। और मैम इसके सेकंड और थर्ड स्टेप समझ में नहीं आए जो आपने सीरियल से क्लाइमेक्स में चेंज करने। अभी वो बताते हैं, एक बार ये सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बच्चों को क्लियर हो जाए। ये वाला बताओ, सीरियल कम्युनिटी समझ में आया? सुनाया? फिर से बताओ बेटा। नो मैम, आ गया। सीरियल कम्युनिटी एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जो बीच वाली स्टेज होती है। सबसे छोटे वाली फीटस वाली स्टेज हो गया पाइनियर स्पीसीज, अभी बेयर हो गया, अभी वो बेबी नहीं बना है। फिर उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद वो अभी बहुत 3 साल का, 1 साल का, 2 साल का, इस वाली स्टेज में है, उसका आसपास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सीरियल कम्युनिटी। फिर जब आप मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद हर एक डिसीजन आप लोगों को अफेक्ट करता है, हर चीज आप समझने लग जाते हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आप बन चुके हो। ठीक है, यस यस मैम। चलो। अब द चेंजेस दैट अकर इन सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस, मतलब आपके जो चेंजेस चल रहे हैं, कि पहले एकदम बंजर जमीन है, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो करे, फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लग रहे हैं, फिर प्लांट्स में कन्वर्ट हुए, फिर उनके ऊपर फ्लावर्स आने स्टार्ट हुए, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वो कहीं जाके ट्रीज में, जब वो ट्रीज में बन जाएंगे तब उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। तो उनके टाइम पे होने वाले चेंजेस, हम क्या क्या चेंजेस नोटिस करेंगे जब कोई भी छोटा सा प्लांट ट्री के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा? सबसे पहले मैं देखूंगी कि कितने टाइप के ट्रीज किसी भी कम्युनिटी के अंदर बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ चेंजेस इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है उसकी कितनी कितनी डाइवर्सिटीज मेरे को देखने के लिए मिल रही है, या किसी ऑर्गेनिज्म की उसकी डाइवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका जब वो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, क्या उसका बायोमास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, टाइप्स ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस इन द डाइवर्सिटी, हमारा बायोमास, हम मोटे हो रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है, हमारी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, दैट विल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यस
यस मैम। तो ये हुआ हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप का होगा, एक होगा मेरा प्राइमरी सक्सेशन और एक होगा मेरा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया किसी छोटे बच्चे का। अभी कोई मदर का जो फर्स्ट बेबी होगा, उससे पहले कोई बेबी नहीं हुआ, फर्स्ट बेबी होगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिलीवरी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी। ऐसे ही कोई मेरे पास एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के ऊपर अब तक कोई क्रॉप नहीं आया, कोई प्लांट कुछ नहीं हुआ है, उसको मैं बोलूंगी एरिया को बेयर रॉक। अगर उस एरिया के अंदर कोई प्लांट या कुछ चीज बनने लग रही है, दिस इज नॉन एज प्राइमरी सक्सेशन। मतलब जो पहली स्पीसीज वहां पे बने, पहली बार वहां पे सक्सेशन हो रहा है। और सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल, सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल जैसे कि जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो उनको पता होगा कि अगर क्या करता है ना, कोई हमारे पास क्रॉप लैंड है, ठीक है, क्रॉप लैंड में मैंने 4 या 5 बार कोई फसल उगा दिया, और फिर उसके बाद क्या करता है ना, उसके जितना वो छोटी छोटी फसल का नीचे नीचे वाला पार्ट रह जाता है ना, उसको जला के और 1 साल के लिए छोड़ देता है, ऐसे ही 1-1.5 साल के, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देता है, होता नहीं। अब वो क्यों करते हैं, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ सके, वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसके मतलब पहले उसके ऊपर क्रॉप हम उगाते थे, लेकिन हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था उसको, अभी दोबारा से मैं उसके ऊपर क्रॉप उगाने लगूंगी तो उसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक ऐसे एरिया में जहां पे अब तक एक भी क्रॉप नहीं लगा है, फर्स्ट टाइम मैं वहां पे कल्टीवेशन करने जा रही हूँ, तो उसको बोलूंगी प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है। यस मैम। प्राइमरी सक्सेशन इट बिगिंस इन द एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, मतलब जहां पे आज तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं किया है। देयरफॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक बायोटिक कम्युनिटी मैं वहां पे बनाने जा रही हूँ। बहुत स्लो होगा, जैसे कि न्यूली कूल्ड लावा या फिर बेयर रॉक हो गया, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वोयर, पॉन्ड और रिजर्वोयर के अंदर भी तो हम लोग बना सकते हैं ना, ये वो एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप करा सकते हैं वहां पे। इट टेक नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल थाउजेंड, 100 से 1000 ईयर्स लग सकते हैं किसी भी बेयर रॉक के अंदर सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जहां पे मेरे पास बायोटिक कम्युनिटीज थी पहले, मैंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर वहां पे दोबारा से मैं कोई नई कम्युनिटी डेवलप करा रही हूँ। दिस इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। अबंडेंट फार्मलैंड, ब्यूरिड या फिर कट फॉरेस्ट, ये वाले सिंस सॉइल वहां पे अवेलेबल है तो एक फास्टर प्रोसेस होगा। हमें क्या करना है कि वहां पे एक प्रॉपर क्या करना है, कंडीशन ऑफ सॉइल को चेक करना है, वाटर की अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट कैसा है, सीड्स अच्छे ले रहे हैं, ये। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कम्युनिटी फास्टली कहाँ पे ग्रो करेगी, मैम सेकेंडरी सेकेंडरी। सेकेंड में हमारी फर्स्ट ग्रो करेगी। बेटा रिजर्वायर का मतलब होता है एक जगह पे हम लोग कोई एरिया बना के वहां पे वाटर को इकट्ठा कर ले बहुत सारा, रिजर्वायर टाइप से इनको बोलता है, और वहां पे मैं कोई इकोसिस्टम डेवलप कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को फाइटोप्लैंक्टन ही डेवलप कराने पड़ेंगे वहां पे, फिर धीरे धीरे जू प्लैंक्टन डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे फिशेज आने स्टार्ट होंगी, ऐसे। वैसे एनिमल्स को तो नहीं लेके आ सकती हूँ मैं, प्लांट्स तो वहां पे ग्रो करा सकती हूँ। जैसे कि आपको डायग्राम्स में भी यहाँ पे दिखाया गया होगा प्राइमरी सक्सेशन वाटर के अंदर कैसे होता है, ये वाला डायग्राम देखो आप लोग। मेरे पास ये एकदम ऐसा एरिया है जहां पे अभी कोई प्लांट नहीं है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे सबमर्ज प्लांट स्टेज आया, धीरे धीरे ऐसे प्लांट्स आए जो वाटर के अंदर सबमर्ज है, फिर हमारे सबमर्ज फ्री प्लांट मतलब जो वाटर के सरफेस के ऊपर भी आने स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे हमारे पास स्टेज है रेड स्वैम्प स्टेज, देखो ग्रोथ बढ़ रही है, फिर मार्श मीडो स्टेज आई, फिर स्क्रब स्टेज आ गया, एंड द लास्ट वन इज देखो हमारा वो फॉरेस्ट वाला पूरा एरिया आ गया यहाँ पे, देखो दिस वन इज फॉरेस्ट। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने एक वाटर वाले पार्ट को, छोटे से रिजर्वायर को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, छोटे से रिजर्वायर को फॉरेस्ट में। स्टेजेस याद रखनी है आप लोगों को, ये पहले सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर सबमर्ज प्लांट स्टेज आती है, फिर सबमर्ज फ्री स्टेट आती है, फिर रेड स्वैम्प स्टेज आई, फिर मार्श मिडो स्टेज, फिर स्क्रब स्टेज एंड देन फॉरेस्ट। ठीक है मैम। हाँ जी। मैम जो आपने सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर फर्स्ट लाइन जो बताई थी ना वो समझ में नहीं आई। सेकेंडरी सक्सेशन में फर्स्ट लाइन मैंने ये बताई थी कि सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया के अंदर होता है जहां पे पहले से बायोटिक कम्युनिटीज थी लेकिन मैंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया, मेरे पास क्रॉप पहले से वहां
ग्रो होती थी, मैंने उन क्रॉप को कट किया और फिर उनको जला दिया वहां पे सबको, यस मैम। ऐसा ही लिया। ओके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब इसी के अंदर आपके दो टर्म्स आ गए सक्सेशन। अगर हम प्लांट सक्सेशन दो टाइप का होता है, हाइड्रार्च और जीरार्च। हाइड्रार्च वो होता है जब हम प्लांट को ग्रो करा रहे होते हैं किसी वेट एरिया या किसी वाटर बॉडी के अंदर, वेट एरिया वाटर, जो कि ये एग्जांपल आपको दिखाया अभी। जीरार्च में होता है जब मैं ड्राई एरिया के अंदर कोई नया फॉरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्राइमरी सक्सेशन अगर मैं वाटर के अंदर कराऊंगी तो वहां पे पायनियर स्पीसीज कौन होंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स में, मतलब ये सबमर्ज प्लांट्स में, फिर सबमर्ज फ्री में। यही आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने बता दिया है, स्टेजेस आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है एक एक। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास रूटेड प्लांट्स आने लग जाएंगे वहां पे। पहले तो सबमर्ज फ्री थे, फिर धीरे धीरे उनके अंदर रूट्स डेवलप होंगे, और रूट्स डेवलप होंगे तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते चले जाएंगे। देखो वही लिखा हुआ है, रूटेड एंजियोस्पर्म्स, सीड्स, ग्रास एंड फाइनली फिर वो हमारे ट्री बन जाएंगे। लास्ट में मेरे पास जो ट्रीज वाली कम्युनिटी आएगी ना उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट वहां पे बन चुका है। एक्वाटिक हैबिटेट इज कन्वर्टेड इनटू म्यूजिक हैबिटेट। एक एक्वेटिक हैबिटेट को मैंने म्यूजिक मतलब एक फॉरेस्टियल वाले हैबिटेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको हाइड्रार्च बोलेंगे। अगर मैंने एक वाटर बॉडी से पूरा फॉरेस्ट डेवलप करा दिया, और अगर मैं एक वेट नॉर्मल ड्राई एरिया पे कराऊंगी तो उसको जीरार्च बोलेंगे। अब अगर मेरे को प्राइमरी सक्सेशन रॉक्स के ऊपर कराना है तो पहले तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा, रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना। यस मैम। तो सॉइल में कन्वर्ट कराने के लिए मैं यूज करूंगी लाइकन्स का, क्योंकि लाइकन्स अपने अंदर से कुछ एसिड्स सिक्रीट करते हैं जो हमारी रॉक्स को डिसॉल्व कर देंगे और रॉक का वेदरिंग करेंगे और वहां से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अब सॉइल तो बन चुकी, लेकिन वो डायरेक्टली किससे बन रही, रॉक से। उस सॉइल को फर्टाइल बनने में टाइम लगेगा, इसलिए ये वाला सक्सेशन स्लो होगा हमारा। कोई डाउट राधिका? मैम एक पत्थर से मैम मिट्टी कैसे बना दी मैम, बिल्कुल ही इतनी स्मूथ होती है। पत्थर के ऊपर एसिड डाल डाल के पत्थर का बिल्कुल था उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे यहाँ पे। ये वेदरिंग, इसी को तो बोलते हैं रॉक वेदरिंग। वैसे मैम पत्थर का कलर सिल्वर होता जितनी भी है। आज के टाइम पे हमारे पास सॉइल बनी है ना वो सब रॉक से ही बनी है। सॉइल नेचुरली नहीं आती कहीं से, रॉक से ही बनी है, और वेदरिंग से जब बड़ी बड़ी चट्टानों को काटा जाता है। फिर मैम कलर तो मैम बहुत डिफरेंट है, ये सिल्वर कलर से सीधा येलोइश हो जाती है। क्यों, हमारी रॉक्स भी तो होती है ऐसे कलर की, ब्राउन ब्राउन कलर की, और फिर वो डिपेंड कर जाता है उसके अंदर मिनरल्स कैसे, मिनरल्स की वजह से उनका कलर ऐसा हो जाता है। किसी एरिया में हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि सॉइल आप लोगों को पढ़ेंगे हम, डार्क कलर ब्राउन सॉइल होती है, कुछ ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल, ये सब हम लोगों ने उनमें पढ़ा होगा ना, 8th और 8th क्लास में, 7th 8th क्लास में सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, यस क्ले सॉइल वगैरह के ये सब करके। ओके। बनती सॉइल रॉक से ही है। फिर लेटर सम स्मॉल ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे हमारे, एंड होल्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। ब्रायोफाइट सक्सेडेड, फिर हर्ब शर्ब्स, और फिर बिग ट्रीज आ जाएंगे। और बिग ट्रीज आते ही स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। मैंने यहाँ पे एक जीरोफाइटिक हैबिटेट को मीजोफाइटिक में कन्वर्ट कर दिया, जीरोफाइटिक लैंड को मीजो पूरा फॉरेस्ट वाले एरिया में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास एक बेयर रॉक है, फिर इसके ऊपर मेरे पास लाइकनिया मोजेस आए, फिर इसने छोटे छोटे प्लांट ग्रो करा दिए, फिर इससे पेरेनियल हर्ब शर्ब्स आए, फिर ग्रासेस और छोटे छोटे ट्रीज, फिर हमारे बड़े साइज के ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर। ये हुआ पहली वाली स्टेज हमारी हुई, यही पाइनियर स्टेज। ये इंटरमीडिएट, कौन सी वाली इंटरमीडिएट को क्या बोला था हम लोगों ने, क्या बोल रहे थे हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज को, सीरियल कम्युनिटी। कम्युनिटी। दिस इज नॉन एज सीरियल कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो वाला पार्ट फिनिश होता है। सिर्फ अब बच जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल वाला पार्ट। न्यूट्रिएंट साइकिल वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ओके ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम कब से हैं? आप लोगों का डेट शीट वगैरह देखा मैंने, आप लोगों ने शेयर किया